प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। आज से हम नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत होगी और यह वास्तविक संख्याओं जो कि आपका पहला चैप्टर है वही से शुरुआत करेंगे नए सत्र की। और आज का यह आपका पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसे रियल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पर आपको यह लेक्चर फर्स्ट दिया जाएगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और प्रॉपर ढंग से बताया जाएगा। आज के लेक्चर में हम यही बताएंगे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और इस चैप्टर में किन किन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन सब बातों को हम आज बताएंगे। इस चैप्टर में जो जो संख्याएं की आवश्यकता होती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। वीडियो में लगातार बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि वास्तविक संख्याएं हैं, यह चैप्टर का नाम है, यह वास्तविक संख्याएं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इसके बारे में हम बताएंगे। आपको जो सबसे पहली संख्या क्या है, प्राकृत संख्या होती है। पहली संख्या क्या होती है हमारी, प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या और उसके बाद आपका पूर्णांक आएगा और उसके बाद परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और उसके बाद वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं। उसके अंतर्गत ये सारी संख्याएं समाहित होती हैं। चलिए पहली संख्या है हमारी प्राकृत संख्या। पहली संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या। अब इसकी परिभाषा क्या है, प्राकृत संख्या। हम यहां पर इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे लेकिन आपको बताएंगे। जैसे ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जैसे इस कमरे में कितने कुर्सियां हैं, इस कमरे में कितने बच्चे हैं, इस कमरे में कितने मेज हैं। ये सब चीजें जो है जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं या आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं। वस्तुओं की गणना, वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं। करने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहां लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, ऐसे डाट डाट क्या है आगे बढ़ते जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर पूछा जाता है तो कोई भी नहीं होती है या अनंत होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं होती है या अनंत होती है, कोई नहीं होती है। क्योंकि अनंत होती है, या अनंत कर दिए, या अनंत होती है, या अनंत होती है। अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है या कोई नहीं होती है। नीचे वाली की तो पता है कि आपकी सबसे एक से शुरुआत होती है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होती है इसका कोई पता नहीं है। अब इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, जीरो को ही मिला दिया जाए, तो ऐसी जो प्राप्त संख्याएं होंगी वे पूर्ण संख्या होती हैं। क्या लिखेंगे? जब प्राकृत संख्या में जीरो या शून्य लिख देते हैं, शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं या शामिल कर लिया जाता है। सम्मिलित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तब प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए बच्चों, हम बहुत ही प्रॉपर ढंग से बता रहे हैं ताकि आपके समझ में आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जल्दीबाजी में कि प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे समझिए, अच्छे तरीके से इतना से समझेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इसका जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आप बढ़ते जाइए, अनंत तक बढ़ते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अनंत तक ये बढ़ते जाइए। तो पहली जो पूर्ण संख्या होगी, प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगी? प्रथम पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है।
सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। लिख दीजिए, अनंत होती है। अनंत, अनंत होती, अनंत होती है या कोई नहीं होती है, या लिख सकते हैं कोई नहीं होती है। कोई नहीं होती है, कोई नहीं होती है या अनंत होती है। अब इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। इसमें यहां से इसके बाद क्या लिखेंगे हम? पूर्णांक आएगा आपका। यहां पर तीसरा नंबर क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। मार्कर ये सही नहीं चल रहा है। यहां पर पूर्णांक आएगा। पूर्णांक। अब पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और जीरो, तीनों को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहां पर तीनों को मिला करके जो संख्याएं बनाई जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। यहां पर तब इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा होगी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को मिलाकर मिलाकर प्राप्त संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें क्या आएगा? इसके अंतर्गत इसमें यहां से डॉट डॉट लगा दिया जाए। यहां पर -3, -2, -1, ये आपके क्या है? ऋण पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। और इसमें जीरो को भी इधर क्या होंगे? पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से शुरू होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपकी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब इसके बाद की जो संख्या आएगी आपकी परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब इसका परिभाषा क्या होता है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या एक कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं हो सकता है। वे संख्याएं जिनको हम p/q
पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय सॉरी यहाँ परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहां पर लेकिन यहां लिखेंगे जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन है कि जहां पर q का मान क्या है, 0 नहीं है। अब यहां पर जैसे आपका 1, 2, 1/2, 1/3 ऐसे जो भी संख्या है जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 0, 4 ऐसे 5, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे यहां पर √2। अब हम √2 को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3, √5, √7, √10 और √11 ऐसे अनंत यहां पर में संख्याएं आपको मिलेंगी। इसके बाद का नंबर आपका आता है जो कि चैप्टर का नाम ही है, वास्तविक संख्याएं। इसके बाद वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर प्राप्त संख्याओं को
वास्तविक संख्याएं कहते हैं, को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहां का को सही नहीं लिखा गया है, को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अब इसमें जैसे के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या आप बोलेंगे आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत जो है आपका कोई भी संख्या है नहीं परिमेय, या आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पर जैसे 1 2 3 0 √2 √3 √5, मतलब कोई भी संख्या आप बोल दीजिए यहां पर, वो क्या आ जाएगी, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। 1/2 सॉरी परिमेय संख्या का है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। 1/2 1/4 1/5 -1 -2, मतलब यहां पर कुछ भी आप बोलेंगे तो वो आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो, सभी को सम्मिलित किया गया है। यानी सबसे बड़ी जो संख्या होगी वह आपकी वास्तविक संख्या होगी। अब इसके बाद भी कुछ संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सहअभाज्य संख्या के बारे में हम बताने चल रहे हैं। तब तक मिटा देते हैं। अब देखिए कुछ और संख्याओं की आवश्यकता होगी इस चैप्टर में, चलिए उनको हम बताते हैं। जैसे आपका यहां पर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी परिभाषा है, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे अब सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2। 2 के बाद क्या है, 3। 3 के बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे अनंत अभाज्य संख्याएं हैं। अब यह संख्या देखिए, 2 क्या है, केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 क्या है, केवल 1 से विभाजित होगा और केवल 3 से विभाजित होगा। तो ये जो संख्याएं 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं,
उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 17 है, यहाँ केवल 1 से डिवाइड होगा और 17 से केवल डिवाइड होगा, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। उसके बाद भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं, वे संख्याएं जो जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य संख्याओं से, अन्य संख्याओं से, अन्य संख्याओं से विभाजित, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, हो जाती है, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ऐसे अनंत भाज्य संख्या होगी। अब यहां पर देखिए 4 क्या है? 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। जब यहां 1, 4 और 2 और मतलब यहां पर क्या लिखा है? अभाज्य संख्याओं में 1, 1 और स्वयं से ही केवल विभाजित होता है। यहां पर क्या है? ये 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। अगर हम 6 का देखें तो यह भी केवल यहां पर या 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी यह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद आप समझ लीजिए सम संख्याएं। यहां सा है भाज्य संख्याएं, एक और समझ लीजिए सा है, सह अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। ऐसे संख्याओं का युग्म, जब भी हम बात करेंगे सहअभाज्य की तो उसमें संख्याओं का युग्म होता है। ऐसे संख्याओं के युग्म, ऐसे संख्याओं के युग्म जिनका उभयनिष्ठ
सही नहीं लिखा गया है यहाँ, जिनका उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड गुणनखंड 1 या -1 होता है उन्हें सायाबाद संख्या कहते हैं। उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 5, 6। अब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। इसलिए क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य है। ऐसा क्या है, देखिए 5 को लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और 6 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा 1। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया 1 आया, इसके लिए इस कारण ये क्या हो गए, ये सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब जैसे आपका 2 और 2 और यहाँ पर 4 5 ले लीजिए, 4 5, ये भी क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य। क्योंकि यहाँ 4 का फैक्टर किया जाए, 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ फैक्टर आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आया आपका 1 आया, इसलिए ये क्या हो गए, सहअभाज्य संख्या हो गए। अभी 2 संख्याएं और इसमें है, क्या, सम संख्या और विषम संख्या, इसके बारे में ही हम बताने चल रहे हैं। अब अगली संख्या है, क्या है, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम बता दे रहे हैं। सम संख्या इसे कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहां पर क्या लिख देंगे, पूर्णतः 2 से वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे
जैसे पहली सम संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे डॉट डॉट अनंत सम संख्याएं होती हैं। क्या होती है, अनंत सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्या ये क्या है, वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहां पर 1, 3, देखो 1 क्या है, 2 से पूर्णतः नहीं डिवाइड होगा। 3 क्या है, ये भी पूर्णतः 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 और यहां पर 11, 13, 15, 17 और यहां पर 19। अनंत विषम संख्याएं होती है। इनकी विशेषता यह है, इनके बीच में देखो यहां पर लगातार 2 सम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस पाया जाता है और लगातार विषम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस पाया जाता है। इन दोनों के बीच में देखिए, जैसे 1 के बाद वाली जो विषम संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। तो 3 में से 1 को घटाया जाए 2 मिलेगा। यहाँ 3 के बाद वाली जो विषम संख्या आएगी कंटिन्यू लगातार की क्रम से, तो 5 में से 3 को माइनस किया जाए तो 2 आएगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, 2 पाया जाता है। ऐसे 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है वह 2 पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं चैप्टर के अंतर्गत आने वाली संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया है। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यदि आपको यह समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है तो इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, या संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना, ये सब चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो आप इन संख्याओं को अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और नए सत्र में आप जोरदार ढंग से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभकामना है।